मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन क्लास 10 साइंस। देखिए अभी आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम हैं वो स्टार्ट हैं और आपको साइंस के लिए प्रिपरेशन भी करनी है, जिसमें आपके पास तीन पार्ट्स आ जाते हैं। आपको वहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायो भी पढ़नी है। अब इतना सारा एक साथ कैसे पढ़े? तो देखिए हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, या फिर हम कहें कि वो टॉपिक्स बार बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट भी हुए हैं। हर चैप्टर पे एक चैप्टर में देखेंगे कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो साइंस में जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है वो कौन सा आता है आपका? वो आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एक तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, चाहे फिर मैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, या फिर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो इन पे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे कि आपको एक रिएक्शन का हाफ पार्ट दे देंगे और बोले कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। या फिर इस बार आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, तो आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि 4 रिएक्शंस दे दिए आपको और उनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर कौन सी आपके रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी रिएक्शंस की टाइप है उनके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो आपको उसके डेफिनेशन और 1-2 एग्जांपल्स आपको देने ही देने हैं। नेक्स्ट है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन मतलब जैसे कि आपका आयरन जो है उस पर कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग लग जाती है। ये प्रोसेस भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि कैसे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कैसे होगी आयरन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो सब भी होना चाहिए। रेंसिडिटी जो आपका फूड है वो खराब हो जाता है, या फिर कैसे, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्कर में कि जो आपके चिप्स होते हैं उनमें हम एक गैस फिलअप करते हैं कि जो आपके चिप्स हैं वो एक लॉन्ग टाइम तक चले और जल्दी से खराब ना हो, तो उनमें कौन सी गैस फिल की जाती है। इस टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही एक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, तो इसमें आपकी एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि आपका कोई भी एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है आपका सॉल्ट और वाटर, तो न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 4-5 एसिड दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने हैं वो बताइए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक टॉपिक लिखा एसिड्स, या फिर सिंपली जैसे आपकी आंट है, ठीक है, इसमें कौन सा एसिड होता है ये भी पूछा जा सकता है कि आपको इसमें एसिड बताना है। 4 ऑप्शंस दे दिए, तो आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है, आपका वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं इन सभी कंपाउंड्स का नाम, इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला, इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कैसी होती है, इनके यूजेस क्या हैं, वो सब आपको याद करने हैं, क्योंकि इन कंपाउंड्स पे आपका किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन बन ही जाता है, फिर चाहे आपका 1 मार्कर क्वेश्चन हो या फिर आपका 2-3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको देखिए एक्सेप्शनल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, मैं अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, अगर वाटर के रिएक्शन में ही बात करें, मेन रिएक्शन वही होती है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं, और कुछ तो इतने ज़्यादा स्टेप्स स्पेसिफिक होंगे कि स्टीम में रिएक्शन करते हैं, और एक तो ऐसे भी मेटल्स है जो इनमें से किसी भी कंडीशन में रिएक्शन ही नहीं करते, और कुछ ऐसे बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मेटल किस कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन करता है और किस टाइप का कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, की मेटल्स को आप कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे आपका अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन्स है, तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इनका आपके पास नॉमेनक्लेचर जो है, सिंपल सा नॉमेनक्लेचर भी आ सकता है आपका। देन आपके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी रिएक्शंस भी हैं, जैसे इथेनॉल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इथेनॉल की रिएक्शन हो गई, या फिर आपकी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है,
ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गई। ऊपर से आपके जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं, उन पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस भी आ सकता है उसमें। और केमिकल रिएक्शंस तो मैंने कंपाउंड्स की बता ही दी आपको, चाहे फिर वो इथेनॉल की रिएक्शन हो या फिर किसी भी फॉर्मिक एसिड की रिएक्शंस हो, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, कोई रिएक्शन जो आपको दे रखी है वो सब आपको याद करना है। देन उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट्स पे आपका क्वेश्चन बनता है कि वो कैसे क्लींजिंग एक्शन जो होता है उनका वो क्या होता है, सोप कैसा होता है, बेस कैसा होता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन होता है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपकी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स आई। जो मेन आपके इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल्स हैं वो है मैंडलीव्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनके जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ये टेबल क्या है, किस बेसिस पे है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है या फिर आपका एटॉमिक मास के बेसिस पे है, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, वो सब आपको इसमें बताना होगा। ठीक है। देन अगर प्रॉपर्टीज, मतलब ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज की बात की कि लेफ्ट टू राइट आपका और टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, या फिर आपका जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, देखिए यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, आपने ये नोटिस भी किया होगा, कई बार क्या करते हैं कि आपको किसी कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया 2 है। अब आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का आपका ग्रुप कौन सा है, कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, देन आपको पीरियड्स पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे बनते हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, किस ग्रुप में किस टाइप के एटम्स आते हैं, उनके कैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एंड देन सबसे मेन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आपका बायो का एक चैप्टर है। यहाँ पे देखिए ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, कि जो आपका ह्यूमन बॉडी में जो कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका आना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर, आर्टरीज, वेन्स, कहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आपका जो CO2 वाला जो ब्लड होता है वो कहाँ से निकलता है, तो वो सारा आपको जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जैसे आपका ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक जो है वो सब आ जाते हैं। ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, थायराइड ग्लैंड आ गई, ठीक है, पैनक्रियाज आ गए, ओवरीज, टेस्टिस, इन सब पे भी। देन आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, बाइल जूस या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको कंप्लीट ही पता होना चाहिए कि आपका माउथ से लेकर के, क्योंकि वहीं पे आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक जो भी आपके डाइजेशन के प्रोसेसेस है, कहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपका जो फैट है उसका डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, और फैट किस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, स्टार्च किस में ब्रेक हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में किस में ब्रेक हो रहे हैं, किसकी हेल्प से ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ पे पेप्सिन काम कर रहा है, कहाँ पे ट्रिप्सिन काम कर रहा है, कहाँ पे बाइल जूस का क्या काम है, HCl का क्या काम है, तो वो सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे 1 मार्कर में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये बहुत ही मतलब माइन्यूटली, बहुत ही एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मतलब कि यहाँ पे जो आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके बारे में पूछा है। इसके जो 4 मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कई बार, कि जैसे कि सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी प्रोसेस को, देन जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी स्प्लिटिंग होती है वो कैसे, देन सबसे मेन यहाँ पे जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है वो, क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, क्लोरोफिल अगर ना हो तो क्या होगा, सनलाइट का क्या रोल, तो वो सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताने होते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे मेन टॉपिक जो आता है वो है न्यूरॉन अलोंग विद डायग्राम। न्यूरॉन को पूरा स्टडी करना है, उसके डायग्राम के साथ उसके एक एक पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। देन है रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स आर्क। इनमें कई बार डिफरेंस भी आ जाता है आपका सिंपली, या फिर जो आपका आर्क है इसका फ्लो चार्ट भी आपको आना चाहिए, आप पेपर में वो भी बना सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन के क्या पार्ट्स, जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स आपको याद होना चाहिए विद स्ट्रक्चर। प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं हमारा, ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सिन हो गया, ठीक है, या फिर आपका साइटोकिनिन हो गया, तो ये जितने भी प्लांट्स के जो हार्मोन्स हैं, इथाइलिन हो गया, वो सब पता होना चाहिए। देन आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, मतलब किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे जो आपका फ्लावर्स की अगर मैं बात करूँ तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन से लेकर के जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, स्टिग्मा से लेकर के आपका जो फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो पूरा डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, फर्टिलाइजेशन, सीड कैसे फॉर्मेशन हो रही है, तो मैंने बोला ना प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ये कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। देन
मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए कि कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एग फॉर्मेशन होता है, देन कैसे वो ब्रेक होता है, कितने डेज की साइकिल होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि इनमें जो आपके बहुत सारे मेथड्स है, बैरियर हो गया या फिर आपका ओरल मेथड भी हो गया, सर्जिकल मेथड भी हो गया, तो ये सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें जो आपका मेंडल का जो लॉ है, मेंडल के जो आपके 7 कैरेक्टर्स थे, वो 7 कैरेक्टर्स याद कर लेना आप इसमें, और उनका जो भी इनहेरिटेंस पे वर्क था वो। देन उसके बाद जो आपका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का जो क्रॉस आता है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड में भी डोमिनेंस, सिजेरियन, इंडिपेंडेंट, वो सब इनका याद करना है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, कि आपका बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, वो हम कैसे पता लगाता है आपके क्रोमोसोम से, तो वो सब भी आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये तो बायो हुई। अब नेक्स्ट आते हैं आपके फिजिक्स, लाइट, सबसे पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें अगर मैं मेन टॉपिक्स की बात करूं तो देखिए, एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, देन जो भी आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि जो आपका रे डायग्राम होता है यहाँ पे, ठीक है, आपका मिरर या फिर लेंस से कोई भी रे डायग्राम आ सकता है आपका। मान लीजिए उन्होंने कंडीशन दे दी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा हुआ है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, वो आपका रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वो कैसा, ये आपका 1 मार्कर में भी एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है, और रे डायग्राम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देन इसी टॉपिक पे आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है। मिरर और पावर पे आपका न्यूमेरिकल बनता है, जो आपका पावर लेंस फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो इस चैप्टर में मेन आपकी यही पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई में सबसे पहले आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स। ह्यूमन आई में जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं, फिर चाहे वो आपका मायोपिया हो, ठीक है, मायोपिया हो या फिर हाइपर मायोपिया हो, पर्स मायोपिया, तीनों ही जो डिफेक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देन डिफेक्ट्स के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि इन डिफेक्ट्स के रीज़न क्या है, इन डिफेक्ट्स को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मायोपिया हो गया, एक डिजीज़ हो गई, तो उस डिजीज़ का रीज़न भी होता है, देन आप उस डिजीज़ को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या मैथड है कि वो सही हो जाए, वो भी एक चीज़ होती है, तो वो भी होना चाहिए। देन आपका कई बार यहाँ पे आई का डायग्राम भी आ जाता है, ठीक है। आई का डायग्राम, एक नॉर्मल आई है उसका भी डायग्राम आ सकता है, डिफेक्टेड आई है, मान लीजिए मायोपिया है, उस आई का डायग्राम, या फिर हाइपर मायोपिया है तो उसका डायग्राम, ठीक है। देन करेक्शन के बाद भी तो डायग्राम, तो ये सब आपको जो मतलब ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स हैं वो तो आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ने हैं, डायग्राम, उनके कॉजेज, उनके करेक्शन, सब कुछ। देन जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं, कि जो आपके स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो सब इनकी सारी एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपका जो प्रिज्म का रे डायग्राम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ओम्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल में, जैसे आपको एक सर्किट दे देंगे, इस सर्किट में पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीरीज या पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस अटैच्ड होंगे, पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, देन टोटल रेजिस्टेंस के बाद या तो आपसे वो करंट निकलवा लेगा या फिर आपसे वोल्टेज निकलवा लेगा। तो इस टाइप के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। देन इसमें जो जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ की डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हैंड्स रूल, जो भी आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल है, दोनों ही रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है किससे में आप करंट और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, किसमें फोर्स का भी यूज़ होता है, मतलब लेफ्ट हैंड रूल में आपके पास फोर्स भी होता है, करंट, फोर्स और फील्ड, और जबकि जो राइट हैंड रूल है इसमें सिर्फ आपके पास करंट और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं आपके हैंड्स रूल, लेफ्ट या राइट हैंड रूल फ्लेमिंग के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 कॉइल्स वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन दोनों में से एक ना एक कंफर्म आने वाला है, इनका वर्किंग, ठीक है, इनकी वर्किंग क्या है, इनका प्रिंसिपल, इनकी कंस्ट्रक्शन, तीनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या फिर इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पेपर में आपको पूरा इनका डिस्क्राइब करके लिख के आना है। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो है आपका बायोगैस, बायोगैस को पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपके जो पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गया या फिर आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपके जो ये पावर प्लांट्स हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब कोई भी पावर प्लांट आ जाए उसका एडवांटेजेस क्या है या फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी पूछ लेते हैं। लाइक कोई ऐसा एडवांटेज, मतलब पावर प्लांट होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है या फिर किसी से बहुत ज़्यादा चीप भी होता है, तो हर टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं, तो इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए,
और ये है हमारे लास्ट 2 चैप्टर्स, आर एनवायरनमेंट से आपका ओजोन पे क्वेश्चन आ सकता है, ओजोन फॉर्मेशन और डिप्लीशन पे। देन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका जो वेस्ट्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, वो कौन से होते हैं उस पर आ सकता है। और जो मैथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अब जितना भी इतना सारा वेस्ट होता है हम उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, उसके मैथड्स के आप मतलब सूखा जो वेस्ट है उसको अलग रखें, जो मतलब वैसा पॉलीथीन वाला वेस्ट है उनको अलग कलेक्ट करके हम उन्हें कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, उनके मैथड्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर कुछ इसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं इस चैप्टर को, एक ही बात है। मेन इंपॉर्टेंट है 3 R's, मतलब रिड्यूस, ठीक है, रिसाइकिल और रीयूज। ये 3 R क्या होते हैं, इन पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इन तीनों को आपको कंप्लीट एक्सप्लेन अप करना पड़ता है। देन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, डैम्स पे क्वेश्चन आता है कि उनका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं डैम्स के। एंड नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इस टाइप के। तो मैंने पूरा साइंस के जितने भी आपके चैप्टर्स थे उन चैप्टर पे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब तक के 5-6 साल में आपके बोर्ड्स के पेपर में रिपीट हुए हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। इन टॉपिक्स को